मजुमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल ना पाता था। वे मुझसे बोलने का प्रयत्न करते तो मैं समझ न पाता, और समझ लेता तो जवाब क्या देना सोच सूझता न था। बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। आटे चम्मच से खाना आता न था, और किस पदार्थ में मांस नहीं है यह पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज पर तो कभी गया ही नहीं, अपनी कोठरी में ही खाता था। अपने साथ खास करके जो मिठाई वगैरह लाया था उन्हीं से मैंने काम चलाया। मजुमदार को तो कोई संकोच नहीं था, वे सबके साथ घुल मिल गए थे। देख पर भी आजादी से जाते थे। मैंने सारे दिन कोठरी में बैठा रहता था। कभी कभार जब देख पर थोड़े लोग होते तो कुछ देर वहां जाकर बैठ लेता था। मजुमदार मुझे समझाते कि सबके साथ घुलो मिलो, आजादी से बातचीत करो। वे मुझसे यह भी कहते कि वकील की जेब खूब चलनी चाहिए। वकील के नाते वे अपने अनुभव सुनाते और कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसमें गलतियां तो होंगी ही, फिर भी खुलकर बोलते रहना चाहिए। पर मैं अपनी भीरुता छोड़ ना पाता था। मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत शुरू की। वे उम्र में बड़े थे। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे बातचीत नहीं करता हूँ, किसी से बातचीत क्यों नहीं करता हूँ, इन तमाम प्रश्न में पूछते रहते। उन्होंने मुझे खाने की मेज पर जाने की भी सलाह दी। मांस न खाने के मेरे आग्रह की बात सुनकर वे हंसे और मुझ पर तरस खाकर बोले, यहाँ तो ठीक है, पर बिस्के की खाड़ी में पहुँचने पर तुम अपने विचार बदल डालोगे। इंग्लैंड में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांस खाए बिना चलता ही नहीं है। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वहाँ लोग मांसाहार के बिना नहीं रह सकते। सुना है कि वहाँ लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं। वो बोले, इसे गलत समझो। अपने परिचितों में मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मांस ना खाता हो। सुनो, मैं शराब पीता हूँ, पर तुम्हें पीने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें मांस तो खाना भी चाहिए। मैंने कहा, इस सलाह के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, पर मांस न खाने के लिए मैं अपनी माताजी से वचनबद्ध हूँ। इस कारण मैं मांस नहीं खा सकता। अगर उसके बिना ही काम न चला तो मैं वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा, पर मांस तो कभी न खाऊंगा। बिस्के की खाड़ी आई, वहाँ भी मुझे ना तो मांस की जरूरत मालूम हुई और ना ही मदिरे की। मुझसे कहा गया था कि मैं मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लूं। इसलिए इन अंग्रेज मित्र से मैंने प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने खुशी खुशी दिया। कुछ समय तक मैं उसे धन की तरह संभाले रखा। बाद में मुझे पता चला कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए उनके बारे में मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ऐसे मामले में प्रमाण पत्र दिखाकर मुझे क्या लाभ हो सकता है। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुंचे। मुझे याद है कि उस दिन शनिवार का दिन था। जहाज पर मैं काली पोशाक पहने हुआ था। मित्रों ने मेरे लिए सफेद फ्लालैन के कोट पटलून भी बनवा दिए थे। मैंने उन्हें विलायत में उतरते समय पहनने का विचार कर रखा था। यह समझकर कि सफेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे, मैं फ्लालैन का सूट पहनकर उतरा। सितंबर के आखिरी दिन थे। मैंने वहां इस पोशाक में एक अपने को ही देखा था। मेरी बेटियां और उनकी चाबियां तो ग्रिंडले कंपनी के एजेंट ले गए थे। सबकी तरह मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने तो अपनी चाबियां भी दी थी उन्हें। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन महतो के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रंजीत सिंह के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैंने साउथैम्पटन से डॉक्टर महतो को एक तार भेजा था। जहाज में किसी ने यह सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजुमदार और मैं उस होटल में पहुंचे थे। मैं तो अपनी सफेद पोशाक की समझ से ही करा जा रहा था। इस पर होटल में पहुंचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर
हो गई। विलायत में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और देश को